यहाँ पे बाकायदे ये चीज भी बताने के लिए बोला गया था कि आप बोलिएगा कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए। अच्छा। टूरिस्ट हम लोगों को एक एक सिस्टम, अलग अलग सेपरेट सिस्टम दिया गया। फिर हम लोगों को दो दो आईफोन मोबाइल दिया गया। अच्छा। बहुत हेवी क्वालिटी का सिस्टम हमारे पास लगा था। अच्छा। और इस कैंपस के अंदर आ गए हैं तो इस कैंपस से बाहर आपको नहीं जाना है। मैंने कहा कि मैं अब यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहूंगा, आप किसी भी हालत में मुझे यहाँ से निकलवाइए। राइट। हम लोगों का दिमाग एकदम शौक में पड़ गया कि भाई हम तो एजेंट को बोले थे, और एजेंट जो है पुलिस को बोलने वाला खुफिया तरीका से बता करके यहाँ पे भेजा है। तो फिर इन लोगों को कैसे मालूम पड़ गया कि हम लोगों ने पुलिस को फोन किया है? कंबोडिया में कोई भी व्यक्ति अगर जा रहा है तो समझिए कि स्कैम करने के लिए ही जा रहा है, बाकी दूसरा वहाँ पे कोई काम होता ही नहीं है। जो भी ब्लड लगा था मेरा जींस फाड़ करके निकाला गया और फिर इस पर पट्टी मलहम करके और रूम पे ही हमको जो भी दवा देना था उन लोगों ने दिया। हमें पता चला कि ये काम गलत है। इस काम से हमारे ही देश के लोगों के साथ ये नाइंसाफी किया जा रहा है, देश के लोगों को ही लूटा जा रहा है। नहीं निकालोगे तो मैं अब आत्महत्या करने के कगार पे आ गया हूँ। अच्छा। मैं अब ये बर्दाश्त मेरे से नहीं हो रहा है। मुझे गाड़ी में किडनैप कर लिया गया और उस गाड़ी में मुझे लगातार समझिए कि 8 से 10 किलोमीटर दूर तक लगातार वो लोग मारते हुए लेकर के गए। किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी का माथा फोड़ दिया गया। मेरे हाथ का ये दाहिना हाथ का ये उंगली जो दिख रहा है आपको जी, ये उंगली मेरा तोड़ दिया गया था। ये अब मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि आज तो मैं जिंदा वापस लौट के आ गया हूँ, तो ये सभी लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। अगर मैं वहाँ पे मर गया रहता तब मेरे तो डेड बॉडी से भी इन लोगों को मुलाकात नहीं हो पाती। सही बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट की सीरीज इनसे मिलो में। तो इनसे मिलो में मैं आज आपको किनसे मिलाने वाला हूं, इसके बारे में झलक तो आपने देख ही ली होगी। इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आ चुका होगा कि आज मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं और किस मेहमान से आपको मिलवाने वाला हूं। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे स्कैम्स के बारे में आपको बताता रहता हूं और एक आंकड़ा निकल करके आया था जिसमें कि ये बताया गया था कि लगभग 30,000 से अधिक भारतीय जो हैं वो अलग अलग देशों में साइबर स्लेवरी में इन्वॉल्व है, यानी कि उनको साइबर गुलाम बना लिया गया है और उनसे भारत के अंदर ही भारतीयों के साथ में स्कैम कराया जा रहा है। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर कंबोडिया, लाओस, मलेशिया और दुबई, ये 4 नाम बार बार आते हैं सामने। इसके ऊपर मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने दिखाया था कि किस तरह से बड़े बड़े जो है कंपाउंड्स होते हैं जहां पर भारतीयों को ले जाकर के बंधक बनाकर रखा जाता है और उसके बाद उनसे ठगी का काम कराया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो देखिएगा। वो पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेकर के। अब कौन कौन से स्कैम्स हैं जो कि वहां से ऑपरेट किए जा रहे हैं, आपने देखा ही होगा। मोदी जी ने भी हाल में ही अपने मन की बात में एक बताया था कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे आपको दूर रहना। हालांकि डिजिटल अरेस्ट के बारे में अब काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। तो चाहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो जिसमें कि आप ही लोग कहते हो कि किसी पाकिस्तानी की आवाज है, वो इसलिए है क्योंकि उन देशों में, उन मुल्कों में पाकिस्तान समेत और दूसरे देश के लोगों को भी ले जाया जाता है और उनको भी स्कैम में शामिल किया जाता है। तो डिजिटल अरेस्ट हो, प्रीपेड टास्क स्कैम जिसके बारे में मैं लगभग 2.5 साल से बताते आ रहा हूं आपको, वो भी वहीं से ऑपरेट किया जाता है। दरअसल एक पिग बुचरिंग नाम का एक गुब्बारा है जिसके अंदर बहुत सारे स्कैम्स आते हैं, जिसमें शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत पैसा आपको दिखा करके और बाद में बड़ा नुकसान आपका किया जाता है। ट्रेडिंग स्कैम भी उसी में से आता है, रोमांस स्कैम हुआ, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जो स्कैम्स चल रहे हैं वो सारे वहीं से ऑपरेट किए जाते हैं। तो ऐसे ही एक शख्स हैं जो कि कंबोडिया से लौटे हैं, उनके बारे में आज ये पूरा एपिसोड है और इसको देख करके आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको जो इस तरह के जॉब्स के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है उससे बचना है। बाकी की बातें अब हम उनसे करेंगे। तो आज मेरे साथ हैं कंबोडिया से जॉब के नाम पर धोखा खाए हुए, वहां पर उनके साथ में काफी जो है मारपीट हुई और उनके साथ काफी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा कंबोडिया में। तो उनसे जानते हैं क्या हालात है कंबोडिया में। इस समय हमारे साथ में मौजूद है, आप उनको देख भी पा रहे होंगे। तो अब हम उनसे ही जानेंगे पूरी कहानी कि दरअसल उनके साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दें कि क्या करते हैं आप, कहाँ रहते हैं और अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। जी नमस्कार सर, मेरा नाम नंदन शाह है और मैं वेस्ट चंपारण बिहार से हूँ। सर मैं कंबोडिया गया था, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि अभी मैं घर पे ही हूँ और अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पवित्रा न्यूज के नाम से। वहाँ जब मैं कंबोडिया गया, उसकी कहानी ये है कि मैं 19 अक्टूबर 2023 को
मैं दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से वियतनाम के लिए मेरा फ्लाइट हुआ था। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, इसको शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल आपको पता कैसे चला कंबोडिया के जॉब के बारे में कि वहां पर भी इस तरह की कोई जॉब है? मतलब आप क्या एक्चुअली सर मैंने जो है अपने एक एजेंट हैं जो एसके ओवरसीज दिल्ली में उनका ऑफिस है, जो भारत नगर में ऑफिस है, उसके डायरेक्टर एमडी सिकंदर हैं और एक अब्दुल्ला नाम के जो हैं वो रिलेटिव थे, मेरे गांव के एक लड़के के रिलेटिव हैं वो। ओके। तो उन्हीं लोगों से मुझे पता चला था कि विदेश जाने के लिए कोई ऑफर है जिसमें जो है अच्छा खासा सैलरी है, $700-800 की जो है बात वो लोग बता रहे थे। और मेरा जो काम था इलेक्ट्रिकल के काम के लिए, मैंने उनसे कहा था कि मैं इलेक्ट्रीशियन के काम के लिए विदेश जाना चाहता हूं, जैसे सऊदीया, दुबई, कतर, ओमान, इन सब जगहों पे। कंबोडिया का तो मैं कुछ जानता भी नहीं था। अच्छा, मतलब आप विदेश जाकर के एज ए इलेक्ट्रीशियन जॉब करना चाहते थे और इसीलिए आपने लोगों से संपर्क किया। तो आपके संपर्क में ये एजेंट्स आए जिनके बारे में आप बता रहे हैं। ये एजेंट लोग जो थे जी, तो इन लोगों से संपर्क हुआ। उसके बाद में जो है मेरा वहाँ पे पासपोर्ट जमा हो गया था। मैं जा करके एक बार वहाँ पे अपना सब कुछ मेडिकल वगैरह करवा करके उनको सबमिट कर दिया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, ये जो जॉब है आपको रसिया कंट्री में नहीं भेज करके हम कंबोडिया में आपको भेज देते हैं। तो पहले रशिया की बात हुई थी? हाँ, रसिया में, जैसे कतर, ओमान, उन सब जगहों पे रसिया के लिए वो लोग बोल रहे थे कि रसिया में जाना है। तो कहाँ भेजते ये चीज की मतलब गारंटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जो है कंबोडिया भेजा जा रहा है, आप कंबोडिया जाइए, वहां भी आपको $800 सैलरी मिलेगा और प्लस ऊपर से आपको जो है ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। मेरे गांव का एक लड़का था और मैं था, दोनों आदमी उनके पास अपना 1,30,000 रुपया हम लोग दिए थे विदेश जाने के लिए। अच्छा। फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे बुलाया गया 10 तारीख को अक्टूबर में। मैं अपने गांव से जो है ट्रेन पकड़ करके दिल्ली चला गया जी। जब मैं दिल्ली गया तो उन्होंने कहा कि 19 तारीख को आपका फ्लाइट है। 19 अक्टूबर 2023 को मेरा फ्लाइट था। उन्होंने मुझे टिकट दिया। फाइनल पैसा उन्होंने 1,30,000 रुपया मुझसे ले लिया। और उसी में आपका टिकट था? उसी में भी आपका टिकट और सारा खर्चा उसी में था, 1,30,000? हाँ, उसी में मेरा टिकट का पैसा, वीजा का पैसा, जो भी मतलब। 2 लोग गए थे आप, राइट? नहीं, मैं अकेला गया था उस वक्त। मेरा ही सिर्फ वीजा आया हुआ था। मेरे गाँव का एक लड़का था, उसका वीजा अभी नहीं मिला था। ठीक है। फिर मैं जब वहां से निकला दिल्ली से, मैं कोलकाता गया। सुबह का मेरा 7 बजे का फ्लाइट था और कोलकाता से रात को 11 बजे के बाद मेरा फ्लाइट था कोलकाता टू वियतनाम। ओके। तो वियतनाम का जो फ्लाइट था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये वियतनाम का फ्लाइट क्यों है? तो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट जो है कंबोडिया का नहीं जाता है, इसके लिए आपको जो है वियतनाम जाना है और वियतनाम से आपको जो है वहां से वो लोग रिसीव कर लेंगे, जो लोग वहां पे बैठे हुए एजेंट हैं। यानी कि इंडिया में अलग एजेंट है, इंडिया का अलग एजेंट है, और उसके अलावा कंबोडिया में जो लोग बैठे हैं वो लोग भी इंडिया के ही हैं, लेकिन वो कंबोडिया के कंपनियों से जुड़ करके अपना एजेंट गिरी का काम वो लोग करते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ के एजेंट वहां भेज देते हैं और वहां के जो एजेंट लोग हैं वो कंपनी में काम लगाते हैं। जब मैं वहां पे पहुंचा, जब वियतनाम हम लोग पहुंचे, तो हमारे वहां पहुंचने से पहले हमारा फोटो लेकर के एक बंदा जो है खड़ा था, जो ड्राइवर था वहां का, और वो गाड़ी लेकर के आया था 4 व्हीलर। उस गाड़ी में हम लोगों को बैठाया गया। तो वहां पे हम लोग को तकरीबन 10-12 आदमी थे जिन लोगों को बैठाया गया उसमें। गाड़ी में हम लोग बैठ कर साथ में। आप यहाँ से अकेले गए थे या आपके साथ और भी कोई गया था? मैं यहाँ से तो अकेले गया था। अच्छा। मेरे साथ में अब्दुल बासिद नाम के उसी जो हमारे एजेंट थे ना, एमडी सिकंदर, जो एसके ओवरसीज के डायरेक्टर हैं, उनके ऑफिस से हम 3 आदमी गए थे। एक आदमी का नाम तो मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन अब्दुल बासिद और मैं 2 आदमी साथ साथ हमेशा मतलब वहां पे रहे, तो उनका नाम मुझे ध्यान में है। 3 आदमी हम लोग एक साथ गए थे, जिसमेमें जो सिकंदर भाई हैं, दिल्ली में रहने वाले जो एमडी सिकंदर हैं भारत नगर के, उन्होंने हमारा एक वीडियो बनाया। $500 उन्होंने हाथ में दिया शो मनी के लिए। हाँ, शो मनी। और वीडियो बनाया और कहा कि आप जा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, आप जा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, और मुझसे कहा गया कि आप जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए। मैंने कहा हाँ, मैं इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए जा रहा हूँ कंबोडिया। ठीक है। उन्होंने मेरा वीडियो बना करके रख लिया और उसके बाद उन्होंने मुझे टिकट दिया और वीजा दिया। तब उसके बाद मैं वहां से अपना फ्लाइट लिया। जब वियतनाम पहुंचे हम लोग, वियतनाम से हमारी जो है गाड़ी बाई रोड चली और कंबोडिया बॉर्डर तक जब गए तो वहां से हमें उस गाड़ी से उतार दिया गया
और फिर वहां पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमें बाइक पर बैठा करके कंबोडिया बॉर्डर तक लेकर गए अंदर। अच्छा। वहां पे उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया और पासपोर्ट में आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वीजा दिख रहा है आपको, मैं स्क्रीनशॉट लगा पर जो है वो वीजा लगाया गया। ठीक है। ये वीजा जब लगा तो उसके बाद में जो है ये वीजा जो है 20 अक्टूबर को लगा, क्योंकि 19 तारीख को हम लोग यहाँ से फ्लाइट किए थे, 20 अक्टूबर को वीजा लगा। ये 1 महीना का वीजा है। राइट। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वहां से हमें रूम पे लेके जाया गया, जहां एक एजेंट है सनी नाम के, उनसे हमको मिलना था। सनी ही हम लोगों को गाइड कर रहे थे जब हम लोग यहाँ से निकल गए। एक सेकंड में रोकूंगा आपको। आप तो वियतनाम में आप रुके नहीं, आप वियतनाम में रुके, वहां उतरे, उतरने के बाद आपको वहां से रिसीव किया गया। हाँ हाँ। और जो कंबोडिया आपको ले जाया गया बाय बाइक आप कह रहे हो, राइट? बाय रोड। हाँ, लैंड बॉर्डर क्रॉस कराया गया आपको, राइट? और फिर उसके बाद आप किस शहर में, मतलब कंबोडिया के कौन से शहर में पहुंचे सीधे आप? मतलब कंबोडिया के फोनम फेन शहर है। हाँ, तो वो बॉर्डर से आप पहले वहां भी गए होंगे? हाँ, वहाँ पे बॉर्डर से हम लोग का वीजा जब लग गया, कंबोडिया में हम लोग एंट्री कर गए। हाँ। फिर वहाँ से एक हमें BMW कार में बैठाया गया। अच्छा। जिसमें वो कार वाला हमको लेकर के वहां तक गया। रास्ते में हम लोगों से कहीं किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा। ठीक है। जो $500 हमने लिया था, जो सिकंदर भाई दिए थे, वो $500 जो है सनी भाई को देने की बात की गई थी। तो हमने जा करके वहां पे कंबोडिया में सनी को दे दिया। ठीक है। वो $500। फिर हम लोग को भूख लग गया था तो खाना पीना खिलाया गया। वहाँ रूम था उन लोगों का, हम लोग खाना खा लिए तो बताया गया कि आज ही आप लोगों का इंटरव्यू होगा। मैंने कहा कि भैया ये लोग तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आए हैं, मेरा जो काम है इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो मुझे मेरे कंपनी में आप भेजवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क में जो है बहुत दिक्कत होता है, बहुत समस्या होता है आपको पहले से वो लोग जानते थे हमें कि इनको कंप्यूटर का भी नॉलेज है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, मैं तो वहाँ पे कमाने के लिए गया था, मुझे कोई भी काम मिलता मैं काम करता। सही बात है। क्योंकि मैंने ये सोच करके गया था कि मैं जाऊंगा वहाँ कमाऊंगा तो अपने घर परिवार की जो भी समस्या है उसको मैं दूर कर पाऊंगा, और बाहर में जा रहा हूँ तो घूम फिर भी लूंगा। मैं इन सब बातों को लेकर के मैं वहां गया था। लेकिन हुआ क्या कि इंटरव्यू करवाया गया। इंटरव्यू में होता क्या था कि टाइपिंग स्पीड जो है कंप्यूटर पे करवाया जाता था। जैसे 1 मिनट में आपका टाइपिंग स्पीड कितना है। ठीक है। तो सभी बच्चे लोगों का जो है, उसमें जितने लोग गए थे वहां पे, सभी का किसी का 10, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 18, मेरा 25 से 30 के बीच में मेरा स्पीड था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कंप्यूटर में लगा हूँ। ठीक है। मेरा स्पीड देखा गया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एक कंपनी में, और वहां से हमें फिर गाड़ी में बैठा करके दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया गया। मेरे साथ में 8 आदमी गए। तो ये फेनोम फेन की बात कर रहे हो आप? फेनोम फेन में ही मेन शहर की बात है ये, या आपको कहीं दूर ले जाया गया? हाँ, फोनम फेन मेन शहर से हमको फिर लेकर के जाया गया बावेत बॉर्डर, जो वियतनाम और कंबोडिया का बॉर्डर है, बावेत बॉर्डर। वहाँ पे हमारा जॉब लगा। जो भी आपका इंटरव्यू हुआ था वो फेनम फेन में हुआ था या वही बॉर्डर पे हुआ था? आप ये कह रहे हैं? यही फोनम फेन में ही हुआ था इंटरव्यू। मतलब यहाँ ऑफिस अलग यहाँ बने हुए हैं उनके, इंटरव्यू के ऑफिस अलग बने हुए हैं। ये लोग अपना रूम पर जो है ना बुला करके एजेंट लोगों को और कंपनी के लोगों को, और यहीं पे इंटरव्यू ये लोग करवा रहे थे। अच्छा, यहीं करा लेते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर बॉर्डर ले जाया गया, और वो बॉर्डर जो है वो काफी दूर था वहां से, आप बता रहे हो? 200 किलोमीटर दूरी पे था वो। 200 किलोमीटर। फिर वहां से हमें, वहां जब हम लोग पहुंच गए तो 8 आदमी हम लोग साथ में थे। ठीक है। उन 8 में से हम लोग को 7-8 दिन तक वहां पे रखा गया, कोई भी काम नहीं बताया गया। हम लोग को बाकायदे एक रूम मिल गया, रूम में बेड मिल गया, और बेड पे जो है हम लोग को खाना पीना भी बहुत अच्छा खासा मिलने लगा। तो हम लोग को लगा चलो भाई, अब मतलब अच्छा हम लोग को खाना पीना मिल रहा है, काम भी अच्छा ही मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने देखा कि 8 आदमी और जो है बाद में फिर वहां पे पहुंचे, जो कि हमारे ही साथ फ्लाइट में कुछ लोग गए थे। उन्हीं में से 8 लोग फिर वहां पे हमारे पास पहुंचे, बावेत बॉर्डर। इन्हीं लोगों के द्वारा भेजे गए थे वो लोग। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो सनी था वो तो इंडिया का है, और वो वहां पे बैठ के एजेंट गिरी करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ पाकिस्तान के भी एक एजेंट हैं जो मैडी नाम के हैं। हाँ, इनके बारे में मुझे पहले भी बताया लोगों ने, मैडी के बारे में। जी, मैडी का हर आदमी से ताल्लुक है वहां पे कंपनी में, हर जगह वो खमेर भाषा भी जानते हैं, तो हर जगह पे उनका तालमेल होने की वजह से जो है
मेडी को सब कंपनी वाले जानते हैं, तो मेडी ही हमारा काम लगवाया था। और काम लगवाने के लिए इन लोगों को जो है कंपनी से $2000-3000 पर हेड मिलता है। एक आदमी पे जो है $2 से $3000 इन लोगों को मिलता है। अगर आप कंपनी में किसी एक आदमी को दे रहे हैं, उसको काम आता हो नहीं आता हो कोई मतलब नहीं है, आप वो आदमी दे दीजिए, आपको $2000-3000 आपको कमीशन मिल जाएगा। इस तरह के ये लोग वहाँ पे कमीशन खोरी वाला काम करते हैं। फिर हमें तो ये चीज पता नहीं था कि इसमें हो क्या रहा है, हमारे साथ आखिर चल क्या रहा है। हमें तो मन में ये चीज था कि चलो भाई, हमें अच्छा खासा काम अब मिल गया, हमें पैसा कमाना है। अच्छा, एक चीज पूछूंगा मैं आपसे, जब आप यहाँ से गए थे, जाने से पहले आपने नहीं देखा था आपका वियतनाम का वीजा है कि कम्बोडिया का वीजा है, कहाँ का वीजा है? वीजा हमारा वियतनाम का था, लेकिन जो एजेंट है हमारे एसके ओवरसीज के सिकंदर भाई, उन्होंने कहा कि आपको कम्बोडिया जाने से मतलब है, आपको जिस भी रास्ते से हम भेज रहे हैं आपको जाइए, वहाँ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होता है, इसलिए आपको इधर से भेजा जा रहा है। और जो इमिग्रेशन में आपने यहाँ इंडिया में क्या बताया था कि आप क्या करने जा रहे हो? इमिग्रेशन में हमने बताया था कि वियतनाम हमको जाना है, और यहाँ पे बाकायदे ये चीज भी बताने के लिए बोला गया था कि आप बोलिएगा कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट जा रहे हैं, टूरिस्ट। राइट, ठीक है। तो हम लोगों को जिस तरह से गाइड किया गया था उस तरह से हम लोग बताते हुए गए थे वहाँ पे। लेकिन जब वहाँ पे हम लोगों का जब ट्रेनिंग शुरू हुआ, हम लोगों को एक एक सिस्टम, अलग अलग सेपरेट सिस्टम दिया गया। फिर हम लोगों को दो आईफोन मोबाइल दिया गया। अच्छा। बहुत हेवी क्वालिटी का सिस्टम हमारे पास लगा था। अच्छा। पूरा रूम में एसी था। नीचे हम लोग 4th फ्लोर पे हम लोग रहते थे और 2nd फ्लोर पे हम लोग का काम करना था, ऑफिस वहीं पर। और हमें ये चीज बताया गया था कि आप यहाँ पे आ गए हैं और इस कैंपस के अंदर आ गए हैं, तो इस कैंपस से बाहर आपको नहीं जाना है। ठीक है। तो हम लोग बोले भाई, तो हम लोग काम करने के लिए आए हैं कि जेल में आए हैं, कि हम लोग यहाँ कैंपस से बाहर कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं? कभी छुट्टी हमको मिल रहा है तो छुट्टी में हम पूरा शहर घूम सकते हैं, कहीं भी आप विदेश में जा रहे हैं तो। सही बात। लेकिन उस तरह का वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। अच्छा, एक चीज पूछूंगा, एक चीज छोटी सी पूछूंगा बीच में। जो 8 लोग बाद में आपके पास आए और जो आपके साथ लोग गए थे, ये सारे इंडियंस थे या दूसरे देशों के लोग थे? हाँ, टोटल इंडियंस लोग थे। अच्छा। और बिहार यूपी के ही लोग थे। लड़कियां भी थी उनमें? लोग बाकायदे भोजपुरी बोलने में निपुण थे। लड़कियां भी थी उसमें? लड़की एक थी, वो बाद में आई, वो कहानी बाद की है। चलो ठीक। वो उत्तराखंड की एक लड़की थी, आरती नाम था उसका, और उसके साथ में जो उत्तराखंड का वो भाई साहब आए हुए थे, उनका नाम अजय था। और जितने भी लोग ये आप बता रहे हो, जो भी आप, जैसे आपने एंट्री की, वहां आपको कमरा मिल गया, घर मतलब एक तरह से रहने का प्रेमाइसेस मिल गया, काम स्टार्ट हो गया, तो ये जो भी आपको काम दे रहे थे, जो भी आपसे बात कर रहे थे, डे टू डे बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे थे, आपको उनकी भाषा तो आती नहीं है, तो वो कौन लोग थे? वो इंडियंस थे या वहां के लोग थे? नहीं, वो लोग जो थे, मेन हमारे जो बॉस थे वो चाइनीज थे। अच्छा, ठीक है। लेकिन हमें ट्रांसलेट करने वाला वहां का कम्बोडियन आदमी था जिसका नाम मैक है। ओके। वो हमारे साथ ट्रांसलेटर के रूप में काम करता था। इंग्लिश में हमें बताता था। हाँ। और फिर जो हम लोग इंग्लिश में उससे बात करते थे तो उसे उस बात को चाइनीज में ट्रांसलेट करके उस चाइनीज को बताता था। अच्छा, इस तरह के वहाँ पे काम होता था। ठीक है। तो फिर आपको ऑफिस में ले जाया गया, ऑफिस में आपसे बताया गया, तो काम क्या करने के लिए कहा? आपको सिस्टम दे दिए? हाँ। अच्छा, कितने लोग एक साथ बैठे हुए थे वहाँ पर, वो भी आप थोड़ा बताओ। हमें एक स्क्रिप्ट दिया गया। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि आपको जो है फेसबुक के जरिए लोगों के साथ चैट करना है, फेसबुक मैसेंजर के जरिए। ठीक है। और उस पे लोगों से बात करते हुए आपको लोगों को अपने जाल में इस तरह से फंसाना है कि आपके बच्चे के लिए हम एक स्टूडियो खोलेंगे, आपके बच्चे के लिए हम इतना बड़ा बड़ा फैशन शो कर रहे हैं, आपके बच्चे को हम मॉडल बनाएंगे। अच्छा। आपके घर में जो है, आपके घर के नजदीक में हम एक स्टूडियो खोलेंगे। अच्छा। उस स्टूडियो में जो है आपके बच्चे को सिखाया जाएगा कि कैमरा को कैसे फेस करना है, किस तरह से एक्टिंग करना है। इन सब तमाम चीजों का लालच दे करके लोगों को अपने जाल में पहले फंसाना था। ठीक है। फिर उसके बाद लोगों से जो है व्हाट्सएप नंबर ले करके और उसके बाद में जो है अपने बॉस को वो व्हाट्सएप नंबर दे देना था, जो बॉस हमारे इंडिया के ही थे और हमारे बगल में ही बैठे थे। अच्छा। अपने में ही एडवर्टाइजमेंट का काम करना, अपने में ही बॉस बन जाना और अपने में ही फेक कस्टमर को बैठा देना, यही सब वहाँ पे गोलमाल काम हुआ था। तो जो इंडिया के आपके बॉस थे वो कब से वहां रह रहे थे, कुछ पता लगा उनके बारे में? कहाँ के थे वो? जो लोग वहाँ पे थे
वो लोग भी हमारे ही साथ के लोग थे, हम ही के टीम में के लोग थे जो जिन लोगों को बैठाया गया था। अच्छा। डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट हम सबको लोग का काम काम अलग दे दिया गया था। अच्छा, आपका काम था फेसबुक से हाँ। किसी को कनेक्ट करना। हाँ, और मेरा दूसरे को मेरा व्हाट्सएप दे अगर दिया। काम देखा जाए तो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का काम था। उसमें मुझे एक स्क्रिप्ट मिला था कि उसमें आपको बताना कैसे है, कैसे क्या बोलना है। तो उसमें इंग्लिश स्क्रिप्ट था हमको, आई विल बी फाइंड द कस्टमर इन फेसबुक एडवर्टाइजमेंट एंड आई विल बी चैट विथ कस्टमर, हेलो सर माय नेम इज, अपना नाम रख करके। तो रैंडम किसी को भी अप्रोच करते थे आप, या कोई आपको कोई पेज बनाया था उन्होंने, कैसे मतलब आपसे संपर्क कैसे करते थे लोग? जैसे वहां के जो सिम था ना, उसी पर उन्होंने कहा कि इंडियन नाम से आपको एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है, उस पे फ्रेंड बनाना है, बड़े बड़े सिटी से फ्रेंड बनाना है आपको, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जो हमारा मेन सिटी है, चेन्नई, मद्रास, गुजरात, ये सब सिटी से जो है कुछ अच्छे लोगों को अपना फ्रेंड बनाना है पहले, और लड़की के नाम से हमारा बनेगा, जो है आईडी बनाना था। ठीक है, समझ गया। तो इस तरह का काम का ट्रेनिंग हम लोग को मिलने लगा। अक्टूबर के बाद नवंबर बीता, नवंबर के बाद दिसंबर में 15 तारीख को मुझे $600 का सैलरी मिला। अच्छा। जबकि अभी ट्रेनिंग ही चल रहा था, और डेली का जो है एक आदमी पे $12 वो लोग खाना खाने के लिए देते थे। ठीक है। क्योंकि वो लोग का खाना जो था वो बहुत गड़बड़ किस्म का खाना खिलाते थे। तो हम लोगों ने कहा कि इंडियन रेस्टोरेंट से हम लोग को बात करके खाना वहां से दिलवा दीजिए। तो हम लोग का खाना जो है इंडियन रेस्टोरेंट से आता था। ठीक है। तो $12 पर हेड वो लोग जोड़ करके हमें दे देते थे डेली का पैसा, और हम लोग डेली जो है खाना मंगवा करके अपना खाते थे तीनों टाइम का। फिर उसमें क्या हुआ कि जब हमें पता चला कि ये काम गलत है, इस काम से हमारे ही देश के लोगों के साथ ये नाइंसाफी किया जा रहा है, देश के लोगों को ही लूटा जा रहा है। सही बात है। उसमें बहुत ऐसी बातें थी जिस बातों को जो है मैं बताऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये, लेकिन उसमें कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा बात ये था कि वो मेरा इंडियन प्लेटफॉर्म था और इंडिया के लोगों को ही उसमें लूटना था, सीधा सीधा। समझ गया, समझ गया, ठीक है। मैंने अपने एजेंट को बोला कि देखिए ये काम ऐसे ऐसे हमसे यहाँ करवा रहे हैं, मैं ये सब काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इंडिया का हूँ और इंडिया के लोगों को ही लूटना ये कहीं नहीं। तो ये सही नहीं है। कितने दिन बाद आपने एजेंट को बोला? लगभग 1 महीने बाद? मुझे जब से ये स्क्रिप्ट मिला उसके बाद से मैंने कंटिन्यू एजेंट को बोलना शुरू कर दिया कि मुझे आप यहाँ से निकलवा दो। ठीक है। तो फिर वहां से बात आई कि अरे यार इतना दिन काम कर लिए हो तो 15 तारीख को सैलरी मिलने वाला है, सैलरी ले लो उसके बाद निकलवा देते हैं। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है 15 तारीख का वेट करते हैं। 15 को सैलरी मिल गया, फिर उसके बाद उन्होंने नहीं निकाला मुझे। फिर उन्होंने कहा कि अगले 15 को सैलरी मिल रहा है। तो फिर जनवरी में 15 को सैलरी हमको मिला। अच्छा, $900 का। $900 की सैलरी। काम हमने कुछ भी नहीं किया था उतने दिनों में। अच्छा, मतलब आपने किसी को ठगा कुछ नहीं किया था, किसी को नहीं ठगा। ट्रेनिंग ही चल रहा था हमारा। और उस दौरान हमें जो है सैलरी मिलता गया, पहला $600 मिला, दूसरा $900 मिला। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि मैं अब यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहूंगा, आप किसी भी हालत में मुझे यहाँ से निकलवाइए। राइट। क्योंकि अब काम जो है अब शुरू होने के कगार पे आ चुका था। हाँ। और जब काम शुरू हो जाता तो कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों के साथ मुझे लूटपाट करना ही पड़ता। नहीं, जो काम नहीं करता, एक सेकंड, जो आप काम करते वो भी आप उसी प्रेमाइसेस से करते, या वो आपको कहीं शिफ्ट करने वाले थे उसके बाद? वो मैसेज के ही जरिए वहां पे सिस्टम से ही बैठ करके टोटल काम करना था हम लोग। अच्छा, तो आपके फ्लोर पे लगभग कितने लोग थे उस समय जब आप काम कर रहे थे? हम लोग के हमारे फ्लोर पे जो है इंडियन प्लेटफॉर्म जहाँ पे था, एक रूम था, उसमें जो है हम लोग 15-16 आदमी जो थे वही थे। और कितने रूम और रहे होंगे वहाँ पे? कितने रूम और रहे होंगे वहाँ पे? बाकी लोग जो है हॉल था उसी में, उसी फ्लोर पे, सेकेंड फ्लोर पे ही हॉल था। उसमें जो है वियतनाम का प्लेटफॉर्म था। उस वियतनामी प्लेटफॉर्म पे बाकी वियतनामी लोगों को बैठाया गया था। लगभग मतलब समझिए 200 से ऊपर उस पर एम्प्लॉय काम कर रहे थे। अच्छा, वियतनाम के लिए, वियतनाम के लोगों को ठगने के लिए। अच्छा। उसके बाद में जो है हमें ये सब चीज का ट्रेनिंग तो पूरा प्रॉपर मिल गया था, लेकिन मैं काम करने के लिए एग्री नहीं था। फिर हुआ ये कि मैं अपने एजेंट को बहुत ज्यादा प्रेशर देने लगा कि मैं बोला नहीं, अब आप नहीं निकालोगे तो मैं अब आत्महत्या करने के कगार पे आ गया हूँ। अच्छा। मैं अब ये बर्दाश्त मेरे से नहीं हो रहा है, इस तरह का मैंने उनसे बात बोला। फिर उन्होंने बात किया यहाँ सनी से, कंबोडिया में। और कंबोडिया में जब सनी से बात हुआ तो सनी ने कहा ठीक है हम निकलवाने का प्रयास करते हैं। फिर मैडी उसमें इन्वॉल्व हो गया, जो पाकिस्तानी एजेंट है, क्योंकि बाकी लोगों को भी मैडी ही वहां पे भेजा था। हाँ, ठीक है।
और हमारा भी जॉब मैडी ही लगवाया था, भले हम इंडियन एजेंट के थ्रू गए थे, लेकिन ये इंडियन एजेंट लोग उसके हाथों में सौंप करके हमारा काम उसके द्वारा लगवाए थे। ठीक है। फिर वो मेडिक बोला कि हम पुलिस को भेज रहे हैं, वहां पे कंबोडियन पुलिस जाएगी और आप सभी को सेफली वहां से निकाल लेगा और आप लोगों का सैलरी भी दिलवाएगा, जितना बकाया सैलरी है आप लोगों का टोटल दिलवाएगा और सेफली आप लोग को निकलवा करके यहाँ तक हमारे पास पहुंचा देगा। ठीक है। हम लोग बोले चलो भाई ठीक है, आप पुलिस भेज रहे हैं तो भेजिए। अचानक शाम हुई, 29 तारीख की ये बात है, और उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले मेरे ही साथ का एक शमशाद नाम का लड़का है जो यूपी का है, उनको बहुत बेरहमी तरीका से मारा गया। अच्छा। हम लोगों को साइड से खड़ा कर दिया और बीच में उसको बैठा करके लगातार, वो जूता पहना हुआ था, उसी जूता से उसको लगातार मार रहा था। अच्छा, क्या किया था उसने? ऐसा क्यों मार रहे थे उसको? ऐसा क्या किया था उसने? हमारे अंदर सर, ये हमारे अंदर इतना क्षमता नहीं था कि हम उससे डायरेक्टली पूछ सके कि तुम क्यों मार रहे हो इसे। अच्छा। हमारे अंदर एक दहशत का माहौल बना दिया गया था, डरा धमका करके। वो एक्चुअली आपके सामने मार इसलिए रहे थे ताकि आपको भी, मतलब आप में से कोई हिम्मत ना कर सके कोई आवाज उठाने की। हाँ, आगे कुछ बोलने के लिए कोई ऐसा हिम्मत ना कर सके, इसके लिए हमें दिखा करके ही हमारे सामने उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। राइट। फिर हमने कहा कि भाई देखो ऐसा ऐसा घटना हो गया है, यहाँ पे बच्चा को मारा गया है, पीटा गया है, आप लोग निकालिए। तब जाकर के वहां पे एजेंट जो है, मतलब पूर्ण रूप से काम करने लगे कि हाँ इसको निकलवाना है, वहां से निकलवाना है। उस तरह का काम हुआ। फिर हमने पूछा कि पुलिस आ रही है तो ठीक है। एक बार वो एजेंट जो है उसने फोन किया और कहा कि ठीक है, आप लोग अब अपना बैग वैग तैयार करके रखिए, अब पुलिस आप जा रही है तो आप लोग को वहां से निकाल लेगी। ठीक है। तो पुलिस हमारे पास सर नहीं आई। फिर वहां पे पहुंचे जो चाइनीज एम्प्लॉय लोग थे, वही लोग हमारे पास पहुंचे। अच्छा। और उन्होंने धमकी देना शुरू किया कि कौन है जो पुलिस को इन्फॉर्म किया है। अच्छा, मतलब हम लोग तो ओके, हम लोगों का दिमाग एकदम शौक में पड़ गया कि भाई हम तो एजेंट को बोले थे, और एजेंट जो है पुलिस को खुफिया तरीका से बता करके यहाँ पे भेजा है, तो फिर इन लोगों को कैसे मालूम पड़ गया कि हम लोगों ने पुलिस को फोन किया है? मतलब ये कह सकते हो आप मोटे मोटे तौर पे कि पुलिस को भी जो है, पुलिस की भी मिली भगत है वहां पर, कंबोडियन पुलिस भी मिली हुई है। पुलिस की भी मिली भगत है वहां पे। और उसके बाद में जो है पुलिस वहां पे आई नहीं, हम लोगों को जो है बारी बारी से वहां से निकाला गया। मुझे निकाला गया, मेरा पासपोर्ट मुझे हाथ में मिल गया, मैं बैग में अपना पासपोर्ट रख लिया, और फिर जैसे ही वहां से मैं बाहर निकल रहा था, उसके पहले ही मेरा मोबाइल फॉर्मेट कर दिया गया था। मोबाइल उस वक्त तक मेरे हाथ में ही था। अच्छा। और कैंपस में जो है, वहां पे कैंपस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरा को मतलब ढक दिया गया दरवाजे से, और जैसे ही मैं मेन गेट पर आया, मुझे किडनैप कर लिया गया। अच्छा। 4 चाइनीज लोगों के द्वारा मुझे गाड़ी में किडनैप कर लिया गया। और उस गाड़ी में मुझे लगातार समझिए कि 8 से 10 किलोमीटर दूर तक लगातार वो लोग मारते हुए लेकर के गए। मैं ये चीज समझ ही नहीं पाया कि ये लोग मुझे मार क्यों रहे हैं। तो आपको अकेले को किया ऐसा, या और भी लोगों को जो आपके साथ निकल रहे थे? हाँ, बारी बारी से निकाला जा रहा था। मेरे साथ और भी जो लड़के थे ना, उन लोगों को मेरे बाद निकाला गया, उनको भी मार करके उसी कंडीशन में फेंक दिया गया था। मैं बाकी सब फोटो वगैरह जो है मेरे पास, एविडेंस जो है मैं आपको भेज दूंगा। हाँ बिल्कुल जी। उसमें जो है किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी का माथा फोड़ दिया गया। मेरे हाथ का ये दाहिना हाथ का ये उंगली जो दिख रहा है आपको जी, ये उंगली मेरा तोड़ दिया गया था, ये उंगली ऊपर हो गया था ऐसे। और मुझे फिर वहां फेंक करके और बहुत ज्यादा मारा गया मुझे। पूरा ये वीडियो जो मैंने आपको भेजा है, मेरे पास है वो ब्लड दिख रहा होगा। जी, देखा मैंने, देखा। इस वीडियो में आपको सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरा पूरा ये दाहिना हाथ जो है पूरा सूज गया था, सूजा हुआ था आपका हाथ, नहीं हो पा रहा था। जी। और मुझे जमीन पर फेंक दिया गया, और फिर मुझे चारों ने मिल करके स्टिक को लंबा करके बहुत मारा वहां पे। मैं अपना सांस रोक लिया। मैं सोचा कि जब तक अपने बॉडी में हलचल दिखाता रहूंगा, इन लोग को लगेगा कि ये जिंदा है, तब तक ये लोग मारते रहेंगे।
नहीं, वो जो इलेक्ट्रिकल स्टिक होती है ना, जिससे वो लाइट का वो झटका उटका देते हैं सब। वही इलेक्ट्रिकल स्टिक जो वो लोग सटा रहे थे ना मेरे बॉडी में, तो मुझे लग रहा था कि 440 वोल्ट का करंट लग रहा है, और उसी स्टिक को लंबा करके उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। फिर मैं वहां पे आराम से मतलब निशब्द हो गया, कुछ नहीं मैं बोल रहा था, सांस उसमें रोक लिया था। फिर उन लोगों ने समझा कि ये मर गया है। ये रात का समय था, दिन का समय था? ये रात का समय था कि दिन का समय था? ये रात के 10 बजे की ये बात है, 29 जनवरी की। अच्छा, रात में आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, और आप बोल रहे हो जंगल में छोड़ दिया ले जाकर में आए। 7-8 बजे तक हमको वहां से निकाला गया, और रात को 9-10 बजे के करीब में हमको मार करके वहां पे फेंक दिया गया था। अच्छा। मेरा मोबाइल वो लोग लेकर के चले गए, और मेरा बैग वहीं पे वो लोग फेंक दिए, जिसमें मेरा पासपोर्ट वगैरह ये सब था। तो मैं वहां पे जो है एकदम थोड़ा देर तक शांत रहा। फिर मैं उठा, देखा वो लोग चले गए थे, तो मेरे से सही से चला फिरा नहीं जा रहा था। वहां पे एक पोखरा था, उस पोखरा में मैं जा करके, मुझे प्यास बहुत जोर से लगा हुआ था, मैं पोखरा में जा करके पानी पिया, और फिर वहां से मैं अपना बैग उठाया। मुझे चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था, वहां पे कोई लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं था उधर। अच्छा। मैं वहां से अपना बैग उठा करके कांधे पे रख लिया, और वहां से लगातार चलने लगा। 2 से 3 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद मुझे एक लाइट वाइट दिखाई दिया, घर दिखाई दिया। मैं वहां पे गया और उन लोगों से ऐसे हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके बोला कि मेरा मतलब हेल्प कीजिए, प्लीज हेल्प मी, गिव मी योर फोन। इस तरह का मैंने बात किया, लेकिन वो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, वो लोग सिर्फ खमेर भाषा में ही बात करते हैं। फिर भी उन लोगों को ये चीज समझ में आ गया कि इसको हेल्प चाहिए और इसको मोबाइल की जरूरत है। इशारा से मैंने बताया ऐसे, तो उन लोगों ने मुझे मोबाइल दिया। पहले मुझे पानी पीने के लिए दिया, कुछ फ्रूट्स दिया खाने के लिए, और फिर उस मोबाइल में मैंने गूगल ट्रांसलेटर इंस्टॉल किया। फिर अपनी बातों को जो है, पूरी बात को मैंने खमेर भाषा में उन लोगों के साथ ट्रांसलेटर के जरिए बात करके बताया। समझ गया। फिर उसके बाद मैं उस मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, उसमें उन्हीं लोगों के नंबर से मैंने व्हाट्सएप बनाया, क्योंकि मेरा मोबाइल तो वो लोग लेके चले गए थे। मेरे भैया का नंबर मुझे याद था, मैंने अपने भैया को कॉल किया, भैया से अपने सारे घटनाक्रम को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। उन्होंने डायरेक्ट सिकंदर भाई को फोन किया, जो एसके ओवरसीज के डायरेक्टर हैं, और वहां से जब वो बात का सिलसिला शुरू हुआ, तब तक मैंने एक वीडियो बना करके उसी मोबाइल से अपने भैया के मोबाइल पर भेज दिया। 2 वीडियो मैंने बनाया था उस समय, एक खड़ा होकर के अलग बनाया था, और एक अपना से सेल्फी हाथ में लेकर के मैंने वीडियो बनाया था। दोनों वीडियो मैंने भैया को भेज दिया। वो पूरा ब्लड व्लड देख करके एकदम से सिकंदर भाई भी मतलब घबरा गए, टेंशन में आ गए वो भी। उन्होंने सनी से बात किया, कंबोडिया में जो एजेंट सनी है, और सनी से बात करने के बाद मेरा नंबर उनके पास शेयर किया गया। फिर मेरे पास एक लोकेशन मांगा गया, तो मैंने अपना लोकेशन भेजा। मेरे लोकेशन के अकॉर्डिंग उन लोगों ने एक गाड़ी बुक किया, जो गाड़ी मेरे पास आया उसका नंबर मैंने मिला लिया, व्हाट्सएप पे उस गाड़ी का फोटो आ गया था मेरे पास। नंबर मिला करके मैं उस गाड़ी पे बैठने से पहले वहां के जो कंबोडियन लोग थे उनको मोबाइल उनका दे दिया, और फिर मैं वहां से। तो ये सब रात में ही हुआ है या फिर अगले दिन आप वहां रुके? वहां पर अगले दिन हुआ ऐसा? ये सब रात में ही सब कुछ हो गया है? सब कुछ वहीं पे उसी मतलब समझिए ना 10-11 बजे के करीब में ये सब कहानी हो गया था। हमारे पास गाड़ी आ गया था। ठीक है। फिर वहां से वो फैनल लेके गए आपको? कहाँ लेके गए वहां से आपको? नहीं, वहां से हमको फिर वो इंडियन रेस्टोरेंट जिसका मैं जिक्र किया हूँ आपको, कि जहाँ से हम लोग खाना मंगा करके खाते थे, वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट के पास वो गाड़ी जाकर के रुका। मैं तो एकदम समझिए कि बेहोश टाइप का हो गया था, मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था, मैं पूरा खून से लथपथ था उस वक्त। तो गाड़ी में तो मैं बैठा हुआ था, लेकिन उस दरमियान जो है मेरे साथ के जो 6 लोग थे जो काम करने वाले थे, वो लोग, उन लोगों को भी बाहर निकाला गया था थोड़ा बहुत मारपीट करके, और बाकी 8 लोगों का पता नहीं चल रहा था कि वो लोग कहाँ पे हैं। अच्छा, अभी पता नहीं आपको? हाँ, उन लोगों का पता नहीं चल रहा था। तो वही वो 6 लोग जो वहाँ आए हुए थे, उनमें से 3 आदमी, पप्पू, जसीम और विकास, 3 आदमी मेरे साथ बैठे मेरे गाड़ी में,
और वहां से गाड़ी चला तो हमारा गाड़ी चला फोनम फेन के लिए। अच्छा। तो रास्ते में हम लोग को पुलिस रोका, जहाँ पे पासपोर्ट वगैरह चेक होता है, वीजा चेक होता है। तो मेरा वीजा एक्सपायर हो गया था, क्योंकि मेरा जो ये वीजा लगा हुआ है तो ये 19 नवंबर तक का ही मेरा वीजा लगा हुआ था। और ये बात जो है जनवरी की बात है, जनवरी। हाँ, तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया होगा आपसे, एक्स्ट्रा चार्ज मांगा होगा उसके लिए आपसे ना। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने फाइन मांगा, हम लोगों से फाइन मारा हमारे ऊपर। तो 1000 का फाइन लगा। वहाँ पे $800 सनी ने भेजा और $200 जो है मेरे साथ के विकास और जसीम, उन दोनों ने $200 $100 मिलाकर के उन्होंने दिया। तो $1000 देने के बाद हमें वहां से छोड़ा गया। ठीक है। फिर गाड़ी जाके फोनम फेन में पहुंचा। तो उस वक्त तक मेरा बॉडी का जो है दर्द इस तरह से मुझे जकड़ लिया था कि मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरा पूरा बॉडी में एकदम समझिए कि थर्राहट सी, जाड़, कंपन हो गया था मुझे। वो लोग कंबल वंबल रखे थे, वही हमको उसमें गाड़ी में ढक करके ले करके गए थे वहां पे। फिर वहां जब हम लोग पहुंचे तो रूम के अंदर ही मेरे मतलब पूरा ये ब्लड साफ किया गया। मेरा पैर में के जो भी ब्लड लगा था मेरा जीन्स फाड़ करके निकाला गया। और फिर इस पर पट्टी मलहम करके और रूम पे ही हमको जो भी दवा देना था उन लोगों ने दिया, क्योंकि मेरा वीजा एक्सपायर हो गया था। इसके लिए उन लोगों ने कहीं हॉस्पिटल में मुझे नहीं दिखाया। जी, तो मतलब आपकी जो मदद है वो एजेंट ने की एक तरह से, वहां के एजेंट ने जब देख लिया इतना मारपीट हो चुकी है, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद फिर आपकी हेल्प करी आपको। हाँ, वहाँ पे जो एजेंट सनी था उन्होंने ही, और यहाँ पे जो एमडी सिकंदर है, इन दोनों ने ही मिल करके जो भी। आपके भाई का भी दबाव था ना यहाँ से, क्योंकि आपके भाई ने भी उनको अप्रोच किया होगा, सब बातें हुई होंगी, राइट? हाँ, भैया ने मेरा भैया ने बहुत ज्यादा प्रेशर दिया उन लोगों के ऊपर और कहा कि अगर मेरे भाई के साथ कुछ हो गया तो मैं आप लोग को छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरह का उन लोगों को बताया गया, तब जाकर के उन लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा उन लोगों ने प्रयास किया। फिर मेरे को वहां पे बुला लिया गया। जब सनी के पास हम आ गए, सनी मिल लिया हमसे। फिर हमको जो है वहां पे 6 फरवरी को वहां से मेरा टिकट निकाला गया और उस टिकट से मैं जो है कंबोडिया से बैंकॉक, और बैंकॉक से जो फ्लाइट था 8-9 घंटा लेट फ्लाइट था मेरा, तो वहां से बैंकॉक से दिल्ली के लिए मेरा फ्लाइट आया। जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में भैया हमारे पास आ गए थे वहाँ एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे मेरे भैया आ गए थे। फिर मैं वहाँ से हम लोग दोनों आदमी एसके ओवरसीज जो है भारत नगर में, उनके पास गए, सिकंदर भाई के पास। तो उन्होंने खाना खिलाया हमें और उसके बाद कहा कि चलो पहले इलाज करवाते हैं, उसके बाद कोई बात होगा। फिर हमको इलाज करवाने के लिए भारत नगर में ही एक हॉली फैमिली हॉस्पिटल है, वहां हमको लेकर के जाया गया। जब हम उस हॉस्पिटल में गए तो बताया गया डॉक्टरों के द्वारा कि पहले पुलिस केस करना पड़ेगा, उसके बाद में ही जो है कुछ हो सकता है इलाज। उनको क्या बताया था कि पूरा कंबोडिया की स्टोरी बताई थी उनको आपने हॉस्पिटल में? नहीं, उनको ऐसा ही बताया गया था कि हमको चोट लग गया है। वो जो साथ में एजेंट हमारे गए थे अब्दुल्ला भाई, जिन्होंने हमसे पैसा लिया था 1,30,000 रुपया, तो उन्होंने कहा कि बता देना कि इधर ही चोट लग गया है, कंबोडिया का कुछ मत बताना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। तो जिस अकॉर्डिंग उन्होंने कहा उसी हिसाब से मैंने भी कह दिया कि ऐसे ही चोट लगा है, आप इलाज कर दीजिए, मेरा CT स्कैन वगैरह जो भी करना है कर दीजिए। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये पुलिस केस पहले होगा, उसके बाद में ही आपको जो है इलाज होगा। तो वहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया था 7 तारीख के डेट में, हॉली फैमिली हॉस्पिटल जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन भी होगा मेरा उस हॉस्पिटल में। और वहां से जो है फिर वापस हमको लेकर के चला आया लोग, और एक लोकल लैब में जो है मेरे ये हाथों का जो करवाया गया, एक्सरे करवाया गया, मेरे पैर का एक्सरे करवाया गया, जिसमें मतलब ये उंगली जो है टूट चुका था, फ्रैक्चर था, पैर में चोट लगा था। मेरा पैर इस पर जो है पूरा छेद हो गया है, इस पर छेद हो गया था, ये घुटने के नीचे जो दिख रहा है आपको, हाँ, ये पूरा छेद हो गया था 2 जगहों पे। तो इस पर पट्टी ऑलरेडी लगा हुआ था। तो मैं वैसे ही पट्टी लगा हुआ था और मैं वहां से, मैं और मेरे भैया गरीब रथ ट्रेन पकड़ करके हम लोग बेतिया उतरे, और बेतिया से मेरा घर का दूरी जो है 20-25 किलोमीटर की दूरी है। तो वहां पे मैं घर पे आ गया। उस वक्त तक मेरे माइंड में ये थॉट नहीं आ रहा था कि मुझे ये सब बातें जो है पब्लिकली किसी को बताना चाहिए।
ट्रॉमा था ना भाई उस समय आपके लेकिन पास। जब मैं अपने घर पे आया, घर पे सभी फैमिली मेंबरों से मिला, अपने रिश्तेदारों से मिला, सभी रिश्तेदार मेरे पास मिलने के लिए आए जिन्होंने भी ये सब बातों को सुना था, दोस्त लोग मिलने के लिए आए। तब मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि आज तो मैं जिंदा वापस लौट के आ गया हूं, तो ये सभी लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। अगर मैं वहां पे मर गया रहता तो क्या होता, तब मेरे तो डेड बॉडी से भी इन लोगों को मुलाकात नहीं हो पाती। सही बात। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, बीच में रुकूंगा। अभी बीच में लगभग 10 दिन पहले की बात है, एक लड़का वो डेथ कर गया वहां पर। तो मतलब उनके परिवार वाले इतने गरीब हैं, मतलब उनसे पहले 10-15 लाख रुपए भी ले लिए, और परिवार वाले इतने गरीब हैं कि उनकी डेड बॉडी भी वहां से नहीं मंगवा पा रहे हैं, क्योंकि वहां से डेड बॉडी मंगाना जिंदा आदमी से मंगाना महंगा होता है, इससे ज्यादा महंगा होता है ना। तो वो सब सीन है, तो उसकी वजह से वहां पर गुरुद्वारे से किसी से बोलकर क्रिमेशन कराया गया उनका। वहां तो मेरे साथ तो ऐसा सिचुएशन बन गया था ना कि मान के चलिए हमको तो जंगल में फेंक दिया गया था। कुछ भी हो सकता था वहां पे। यहाँ के एजेंट से अगर कोई बोलता कि मेरा भाई कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, तो वो कहता कि वहां पे है। वहां का एजेंट बोलता कि कंपनी में है, और कंपनी वाला बोलता कि मैंने कंपनी से नहीं। और पहली बात, और पहली सबसे लाश का भी पता नहीं, सबसे जरूरी चीज इसमें यह है कि अगर आप सरकार से बात करेंगे तो सरकार को तो पता है कि आप वियतनाम गए हो, क्योंकि आप इमिग्रेशन में तो वियतनाम बता के गए थे, राइट, यहाँ से। वो वहां से आप कंबोडिया गए, लैंड बॉर्डर से गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वहां पर आपने एम्बेसी से या किसी से हेल्प लेने की कोशिश नहीं की? स्कैम अगर सर देखिए, स्कैम तो अगर देखा जाए ना, तो यहाँ से मेरे साथ तो यहीं से स्कैम होना शुरू हो गया। लेकिन फिर यहाँ किया क्या आपने उसके बाद? मतलब जो भी आपके साथ हो, जैसे जो भी एजेंट्स हैं, क्या उनको पता नहीं होगा? वो सबको बेचते हैं, उनको ऐसा तो और लोगों के साथ भी होता होगा, उनको तो पता ही होगा ना कि वहां पे ही होता है। उन लोगों को देखिए सर, देखिए पता होगा नहीं होगा, लेकिन गलती उन लोगों की है, भेजे वो लोग थे। तो आपने कुछ किया फिर आगे? कोई आपने कोई एफआईआर कहीं कुछ दर्ज कराई उनके खिलाफ, या कोई ऐसी? नहीं, मैं एफआईआर तो नहीं किया था, लेकिन उसके बाद में मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि इस सब पर आवाज उठाना चाहिए मुझे, और पब्लिक को कम से कम ये चीज बताना चाहिए मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो लेटर है, मैं विदेश मंत्री को लेटर लिखा था, डॉक्टर एस जयशंकर को। इस लेटर में मैंने आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जो 16 जीबी का पेन ड्राइव आपको दिख रहा है, ये 16 जीबी का पेन ड्राइव मैंने इसमें डाल करके, और टोटल एविडेंस जितना भी कंबोडिया का मेरे पास एविडेंस था, जिससे कि पूरे कंबोडिया को बर्बाद किया जा सकता है, इतना एविडेंस इस पेन ड्राइव में मैंने डाला था। लेकिन ये मेरा लेटर जो है विदेश मंत्री तक नहीं पहुंचा। वहां के जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, जो दिल्ली में पोस्टमैन है, उन्होंने मेरे को फोन किया और कहा कि आप जिस डॉक्टर एस जयशंकर के नाम से ये लेटर लिखे हुए हैं, इस नाम के व्यक्ति जो है इस एड्रेस पे नहीं रहते हैं। हमने कहा कि भैया वो एगो व्यक्ति विशेष नहीं है, वो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, ये मंत्रालय को लेटर मैंने भेजा है। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है, एड्रेस नहीं मैच कर रहा है, मैं वापस आपको भेज रहा हूँ। ये लेटर मेरा वापस भेज दिया गया, और ये लेटर मैंने 4 तारीख 3रा महीना 2024 को भेजा था। नहीं, आपने लोकल लेवल पे किसी से संपर्क किया? लोकल आपके जैसे मान लीजिए चलिए वहां तक चिट्ठी नहीं पहुंची, बट आपके कोई विधायक जी हो, सांसद जी हो, लोकल पुलिस स्टेशन में डीएम साहब को भी लेटर लिखा था, ये भी लेटर वापस आ गया। और हमारे जो है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनको मैंने लेटर लिखा था, और वो लेटर जो है 4 तारीख को मैंने भेजा था, और 12 तारीख को मेरा लेटर वहां पे रिसीव हो गया। लेकिन आज तक नीतीश कुमार जी के तरफ से मुझे कोई ना फोन आया, ना उनके स्टाफ के तरफ से फोन आया, ना उनके ऑफिस के तरफ से मुझे कोई फोन नहीं आया मेरे लेटर के अकॉर्डिंग। चलिए, तो आप जो बता रहे हो कि ओवरऑल जो भी आपका एक्सपीरियंस था, उसमें आपका काफी खर्चा भी हो गया, क्योंकि आपने जाने के लिए पैसे दिए थे, वो वापस लिए? 1,30,000 रुपया दिए थे हमने। तो एजेंट से वापस लिए कि नहीं लिए वो पैसे? वो तो एजेंट बोले थे लोग कि हम आपका टोटल पैसा जो है वापस दे देंगे, लेकिन उसमें से कितना पैसा उन लोगों ने वापस दिया, कितना नहीं दिया, ये दिया कि नहीं दिया, ये चीज मुझे मालूम नहीं है, मेरे भैया को मालूम होगा। वो भैया से मैंने पूछा नहीं कि पैसा तो वहां पर जितने भी लोग, आप जब वहां से वापस आए हो, तो आप अकेले आए थे या एजेंट्स ने और भी लोगों को रेस्क्यू करके आपके साथ नहीं, मुझे वहां से सिर्फ अकेले ही भेजा गया था। और समझिए कि उस सिचुएशन में मैं जिस सिचुएशन में मैं अपना बैग भी नहीं उठा पा रहा था, उस सिचुएशन में मुझे वहां से अकेले भेजा गया था। तो बाकी जो लोग आपके साथ में थे, वो संपर्क में है आपके अभी? क्या उनका हाँ, बाकी लोग जो है वो लोग भी वापस आ गए हैं। बाकी उसमें के एक सोनू नाम का लड़का था, उसका भी पूरा सर और फट गया था, उसका भी फोटो मैंने आपको भेजा है।
अच्छा, उसका हाँ भी हाथ वो में मैं पूरा लगा। जो प्लास्टर वास्टर लगा हुआ है, वो पूरा उस जी सोनू का वीडियो है, मेरा भी वीडियो फोटो जो भी है जी मैंने आपको भेज दिया है। वहां पे और भी जितने लोग थे सभी लोग वहां जी। से वापस आ गए हैं और अपने अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। उन लोगों को इस सब से कोई मतलब नहीं है और मेरा भी कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन मैंने बहुत गहराई से सोचा इन सब चीजों को। मैंने सोचा नहीं, कि मैं मेरे आपको से बता दूं, मैं पहले अब तक बहुत सारे विक्टिम से बात कर चुका हूँ और कोई सामने आने को तैयार नहीं है, कोई अपनी बात रखने को तैयार नहीं है कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो हाँ रहा। सर, मैं तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि मेरे से पहले न जाने कितने ऐसे विक्टिम होंगे जी 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 जी। जिन्होंने वहां मार खाया, वहां पे लाश बन गए, लेकिन जब वहां से आए तो यहाँ पे किसी से कुछ नहीं बोले। अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कि मेरा वहां अगर बता दूंगा तो मेरा शिकायत हो जाएगा, लोग मेरा मतलब जग हंसाई हो जाएगा, इसको सोच करके लोगों ने किसी से नहीं बताया। मेरे भी फैमिली के बहुत सारे लोगों ने कहा कि बताओगे तो क्या होगा, उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं और फालतू में बदनामी होगा। मैंने ये नहीं चीज उन चलिए लोगों ठीक से है, कहा। ये अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी था जो आप कर रहे हो, ये बहुत हिम्मत का काम है, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। और जो आप बता रहे हो इससे बाकी लोग जो जाना चाहते हैं या जो जा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी मेरे वीडियो से कमेंट्स में लोग लिखते रहते हैं इसके बारे में। तो आपने जो कहानी शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप चैनल पर आए। तो सर अभी आज कंबोडिया इस में एपिसोड सुनिए, का। एक बात और मैं जी। बता देना चाहता हूं आपको। हाँ हाँ जी जी। कंबोडिया में कोई भी व्यक्ति अगर जा रहा है तो समझिए हाँ कि स्कैम करने के लिए ही जा रहा है, बाकी दूसरा जी वहां जी पे जी। कोई काम होता ही नहीं है। ये मैं हाँ दावे हाँ। के साथ कह रहा हूं। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है और बिल्कुल इन दावों की पुष्टि होती है कि बहुत और सारे अगर आप लोग, और काम सरकार करने के भी से आंकड़े मना ये कर कहते दीजिएगा ना, तो हैं। जी। आपको जो है उसी दिन एट ए टाइम आपको वहीं पे जान से मार दिया जाएगा। बात सही है आप। और इन्हीं सब के लिए मैं ये आवाज चलो, उठाना चाहा, लेकिन मेरा चलिए तो बहुत ये बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी जो कहानी लोगों के साथ शेयर की है, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग जो सोच रहे होंगे, जो इसमें फंसने वाले होंगे, वो कम से कम इस चीज को देख करके आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को बचा पाएंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जी मेरे आवाज को जो है अपने माध्यम से इन सभी जी मतलब देशवासियों को जागरूक करने का काम किया है। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे ही थैंक आप यू। वीडियो जो भी बनाते हैं बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं और इन सब चीजों पे जी, वीडियो बनाना जरूरी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, दोस्तों रिश्तेदारों तक इस तरह की वीडियोस को शेयर कर दिया करो, शायद साइबर क्राइम का रेट थोड़ा सा कम हो जाए। और अंत में फिर से वही अपील है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे जरूरी चीज, साइबर सुरक्षित रहिए।